नमस्कार दोस्तों। ये हमारी तीसरी श्रृंखला में संवाद है। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, हिंदी डिपार्टमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विख्यात विशेषज्ञ हैं। और मैं इनके साथ जो संवाद कर रही हूँ वो खास तौर से हिंदी कविता और कथक अभिनय को लेकर कि किस तरीके से कथक अभिनय, क्योंकि हिंदी ही कथक की एक मातृभाषा है और हिंदी के साथ साथ उसकी सहेली भाषा जो कहलाती है, उर्दू है, अवधी है, ब्रज है, मैथिल है और भी कई हैं। और सौभाग्य से प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जो हैं वो सहेली भाषा का जो विभाग है पीएचयू में, उसके संचालक हैं और उसके हेड हैं। तो आशा करती हूँ कि आज भी आपको कुछ लाभ होगा कि जो कथक में कहीं ना कहीं हमारी कड़ी टूट गई हिंदी कविता से, वो उसमें फिर से आपकी रुचि आए और फिर से आप जुड़े। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड ऐतिहासिक कवि नज़ीर अकबराबादी, जो कि दिल्ली में पैदा हुए मगर आगरा में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करा। बड़ी मज़ेदार शख्सियत, उसके बारे में प्रभाकर जी को बताएंगे। और नज़ीर ने किस चीज़ के ऊपर नहीं लिखा, सब्जी, ठेले, उत्सव, हर चीज़ पे। और वो फकीरी करते थे, कभी औरतों की तरह अपना पोशाक पहन देते थे। और जो आदमी इतना रंग रूप लेकर, रस लेकर जीता है, तो सोच लीजिए उसकी कविता किस रस की होगी। अब मैं प्रभाकर जी को आमंत्रित करती हूँ नज़ीर अकबराबादी की दुनिया में ले जाने के लिए और हमको खास तौर से उस दुनिया से वाकिफ करें कि हम अपने नृत्य में कैसे इसको। मैं आपको स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया नवीना जी। और ये हम लोगों की बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है और आज नज़ीर पर बातचीत करना है हम लोगों को। और नज़ीर, जिन्हें नज़ीर अकबराबादी कहा जाता है। अकबराबाद हम जानते हैं कि आगरा का दूसरा नाम अकबराबाद, इसलिए नज़ीर अकबराबादी एक ऐसा कवि जिसके जो लोक का कवि है, जो उर्दू और हिंदी अदब की दुनिया के बीच में दोनों दुनियाओं के बीच में ऐसा कवि जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उस तहजीब का सबसे खूबसूरत कवि। एक ऐसा कवि जो अपने समय में अपनी शायरी से, अपनी कविता से, अपनी नज़्मों से, जो मुख्य धारा की कविता थी उसके समानांतर एक लोक धारा, जिसे कविता जीवन की धारा कहते हैं, उसमें कविताई करने वाला कवि, जो दरबार से मुक्त कवि, एक ऐसा कवि जो शास्त्रीय पद्धतियों की उपेक्षा करने वाला कवि, एक ऐसा कवि जो जीवन की रवानी के साथ बहने वाला कवि, एक ऐसा कवि जो कृष्ण पर कविताएं लिखता है, जो शिव पर कविताएं लिखता है, जो मुस्लिम संस्कृति पर कविताएं लिखता है, ईद पर कविताएं लिखता है। और उसे आम जनमानस के बीच में जो जिस तरह से धर्म मनाया जाता था, तीज त्योहार मनाया जाता था, इसमें कोई अलगाव नहीं, हिंदू और मुसलमान मिल के सब बनाते थे। उस चीज के बारे में आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें गंगा जमुनी तहजीब के लिए करते तो हैं, लेकिन उस रवानी का सबसे बड़ा कवि नज़ीर है। और खास बात यह है कि नज़ीर ने भाषा में, जिस भाषा में कविताएं लिखी अपनी, वो भाषा न तो शुद्ध उर्दू है न तो शुद्ध हिंदी है, असल में वो हिंदी उर्दू का दुआब है। उसके बीच में वो चलती है, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा भी कहते हैं। बाद के दौर में जिसे गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा कहा, जिसे प्रेमचंद जिस भाषा में लिखते थे। और देश भाषा जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी भाषा जो एक दूसरे में घुल मिल जाती है, एक दूसरे से अलग नहीं होती। हम सब भाषाओं पर बातचीत करते हैं तो आप जानते हैं कि भाषा का एक औपनिवेशिक चेतना हमारे अंदर किस तरह से घर कर गई है कि एक भाषा दूसरे से अलग कैसे। असल में हम एक साथ कई भाषाओं में जीते हैं और हम भारतीयों के लिए ये एक प्रकार से पुरस्कार है प्रकृति का या हमारे भूगोल का कि हम एक साथ बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं।
उनमें जीते हैं और हमें जीना चाहिए। बहरहाल नज़ीर के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो आपको बताऊं कि नज़ीर का जन्म, जैसा कि आपने बताया कि 1735 के आसपास उनका जन्म हुआ और दिल्ली में जन्म हुआ, लेकिन जल्दी ही आगरे में आ गए और उनका पूरा पोषण और विस्तार आगरे में हुआ और आगरा उन्हें बहुत प्रिय रहा। और आगरा ब्रज की संस्कृति का क्षेत्र है, ब्रज भाषा की संस्कृति का क्षेत्र है। स्थानीय तरीके से ब्रज भाषा आगरे में बोली जाती है, लेकिन ब्रज भाषा और खड़ी बोली में तो सहेली संबंध है, आपसी संबंध है, और उर्दू की रवानी तो थी ही थी। तो इन सब के बीच में वो आम जनमानस के बीच में जिस तरह से रहते थे, बातचीत करते थे, तो आप देखें कि वो लोक की उस परंपरा के कवि हैं जो जीवन में जो चीजें दिखाई देती हैं, जो आंखों के सामने दिखाई देता है, जिसे हम त्वचा से महसूस करते हैं, जिसे हम अंतर्मन तक जो जाता है उसके बाद, क्योंकि आंखों को जो दिखाई देता है, जो महसूस करते हैं, जो जीवन व्यवहार में शामिल है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो इसके कवि हैं नज़ीर। तो मान लीजिए आप संगीत और कला के माध्यम से भी बातचीत करें अगर आप, तो आपके सामने जिस तरह से चीजें प्रस्तुत होती हैं कलात्मक तरीके से, वो पहले दुनियावी कितनी है, दुनिया से किस तरह से जुड़े। जी, आपने मुझे होली के ऊपर जो कविता आज भेजी है जी, सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, मैं बार बार जब नज़ीर को पढ़ती हूँ, लयकारी होती है जी, और जो आपने कहा छूने का जो स्पर्श का वो है, वो बहुत जबरदस्त होता है। और मैं ये चाहूंगी कि आप इस होली की कविता है, जो कि 14 लाइनों की कविता आपने भेजी है, उसको आप कविता पाठ करके आप हमको समझाइए, उसकी लयकारी, उसकी झनकार, और बहुत टैक्टाइल है, यानी कि आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं अपने आंखों के सामने। इतनी हलचल, एक बाजार, एक समावेश, जो एक जनता का समावेश है, भीड़ का एक एहसास होता है, और उसमें ये रंगों का उत्सव जो हम लोग अमूमन दिखाते हैं। और मैं ये आपसे आग्रह करूंगी, क्योंकि कथक की जो अभिनय की तकनीक होती है, उसमें जब हम कविता को जोड़ते हैं या कोई भी हम कुछ भी बंदिश लेते हैं, उसकी कोई भी शब्द है, वो हम अपनाते हैं। और कैसे अपनाते हैं कि उसमें से जो मूल शब्द जो संकेत देता है पूरे सार का, वो शब्द हो या कुछ फ्रेज हो, एक सेंटेंस हो, उसको हम उठाकर फिर हम विधि पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं शब्द खोलना जी। और उस पे हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो डांसर है वो कवि के पार हो जाती है जी, जी, जी। तो वो जो संभावना होती है शब्द खोलने का, वो मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगी कि जब एक बार अच्छी बात। और ये बात आपने जब कही तो ये बात सही है कि जब नज़ीर पर बातचीत की जाती है, तो नज़ीर ने एक तो मकर संक्रांति पर कविताएं लिखी, नज़ीर ने होली पर कविताएं लिखी, नज़ीर ने दिवाली पर कविताएं लिखी। तो आज मैं बल्कि दिवाली और होली दोनों पर आपसे बातचीत करूंगा। तो इसके पहले थोड़ी सी बात करके फिर उस पर्व पर आते हैं कि नज़ीर के ऊपर अपने समय के संत कवियों का बहुत असर था, नज़ीर के ऊपर सूफी कविता का भी असर है, ठीक है, और नज़ीर के ऊपर स्थानीय लोक संस्कृति का भी बहुत असर है। इन सब से मिलाकर नज़ीर की कविताएं बनती है। तो जैसे खुद नज़ीर अपना परिचय देते हुए जब कहते हैं, आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है, मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है, मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है, शायर कहो, नज़ीर कहो, आगरे का है। तो आप देखें कि ये मतलब एकदम सरलतम भाषा है, ये दिल तक उतर जाने वाली चीज। नज़ीर एक ऐसे कवि हैं जिसके लिए किसी काव्य शास्त्री और भाषा शास्त्री की जरूरत नहीं है। हम सीधे उस कविता से सीधे संवाद कर सकते हैं। इससे कहते हैं ना कि नज़ीर की कविता एक ऐसी प्रेमिका की तरह है, अगर हम प्रेमी हैं तो हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। तो ये इस तरह से नज़ीर की कविता हमसे जुड़ती है। बहरहाल क्या करेगा ताज़ी? हाँ जी,
तो नजीर के बारे में ये है कि अभी आपने चूंकि होली की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि दो तीन रंग जो हैं खास, उनके बारे में बात करेंगे। एक पक्ष कबीर का, नजीर का बनता है, जिसके साथ थोड़ा जोड़कर मैं बताना चाहता हूँ, फिर इस पे आते हैं। हुआ है कि नजीर ने जैसे आदमी नामा, बंजारा नामा जैसी नज़में लिखी, और नजीर को नज्म का पितामह कहा जाता है, मतलब पिता से भी बड़ा पितामह होता है। तो आप जरा सा हमारे श्रोता को बताएंगे, जब आप ये लफ्ज यूज कर रहे हैं नज्म, मैं आपकी जबान से इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो इसका जो मायने हैं, इसको आप समझाइए। इसको आप सरलतम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि नज्म एक ऐसी विधा है, जैसे हमारे यहाँ मुक्तक कविताएं होती हैं, तो मुक्तक कविताओं में पद होता है, दोहा होता है। दोहा माने शेर, ठीक है, जैसे शेर के पैरेलल दोहा चलता है, उस तरह से ठीक पद होता है। पद में जैसे सवैया, घनाक्षरी, ये सारे पद होते हैं। लेकिन जब लंबी कविता होती है, जिसे हम लंबी कविता कहते हैं, जैसे आदमी कविता में सात बीड़ा है, राम की शक्ति पूजा कविता है, तो जो लंबी कविता की बनत होती है, जो उर्दू मतलब शास्त्र में, कविता में, तो वो लंबी कविता चलती है कथा भूमि को लेकर, कथात्मक तरीके से उसका विस्तार होता है, उसे हम नज्म कहते हैं। तो हम कथक में इस तरीके की एक बंदिश करते हैं, जैसे गद्भाव होता है। गद्भाव भी एक अलग तरीके की तकनीकी चीज है कथक में, जिससे अभिनय हम दिखाते हैं, पर वो संभावना होती है कि हम पूरी लीला दिखा सकते हैं जी। सिर्फ ताल पर, उसमें कोई ये एकदम, ये जैसे कि खासकर उर्दू अदब में बात करें तो उर्दू में शेरों और शायरी की अदब की कविता कही जाती है। तो शेर तो दो, मतलब आप जानते हैं, मिसरों से मिलकर बनता है, और वो दोहे के तोड़ का होता है, उसी के समानांतर। लेकिन जब उनको मिला देते हैं तो गजल बन जाती है। तो और लेकिन नज्म क्या है? नज्म उसका विस्तार है, और कई सारे टुकड़े मिल के जब विस्तार करते हैं, जैसे लंबी कविता बनाते हैं, ठीक उसी तरह नज्म बनती है, और नज्म पूरी यात्रा हो जाती है। हाँ, और उस नज्म में एक चीज ये होती है कि कई बार जो आधुनिक समय में नज्में लिखी गई, वो थोड़ा सा छंदहीन नज़में भी रही, जैसे कैफी आजमी ने लिखा, साहिर ने लिखा, हमारे समय में बहुत सारे लोगों ने लिखा। लेकिन बात जो मैं करना चाह रहा था कि नज्म के में उन्होंने अपने समय के तमाम सारी संस्कृतियों पर बातचीत, जैसे आदमी नामा उन्होंने लिखी नज्म, बहुत मनुष्य के बारे में, बहुत खूबसूरत नज्म है वो। तो कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर मैं होली की तरफ चलूंगा तो बेहतर है, तो थोड़ा सा उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप देखें कि जैसे कि थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाइए, और भी अपना जो दाहिना कंधा है वो पीछे की तरफ ले जाइए जी। अब दाहिना कंधा पीछे की तरफ, ये बात। हाँ, तो अब जैसे आदमी नामा में देखिए, तो मनुष्य के बारे में ये अद्भुत नज्म है, जिसमें मनुष्य की सर्वोच्चता और समानता को अपनी तरफ से रचा है उन्होंने, ठीक है ना। तो आप देखें कि उसमें आदमी शब्द बार बार आता है, जैसे कि अभी आगरे का वो कविता मैंने पढ़ी, इसमें मनुष्य के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से परिभाषा है, मनुष्य को होना कैसे चाहिए, ठीक है ना। कि दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम खुतरबा रमा, और पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। ये बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। जो उसको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, जो ताड़ता मतलब देखना, जो उसको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी की लालो जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है और उल्टा है जो तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, बदशक्ल बदनुमा है सो वह भी आदमी, मरने पे आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते हैं और रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते मुर्दे के कारोबार, और वह जो मर गया है सो है वह भी आदमी।
वाह वाह। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, है आदमी ही साहिबे इज्जत भी है हकीर, या आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी है अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नजीर, और शब में बुरा है सो है वह याद। वाह वाह वाह। तो आदमी के बारे में जितने डायमेंशंस हो सकते हैं मनुष्य के बारे में, वो इस कविता की सेट्स में आपको, इस आदमी नामा नज्म में आपको दिखाई देंगे। मतलब पीर भी है वह, फकीर भी है, मनुष्य भी है, चोर भी है, वह पूजा भी करता है, चोरी करते हुए देखता भी है, ठीक है, और तमाम तरह की सारी ताड़ भी रहा, गोरा भी है, काला भी है, और गोरा भी है, काला भी है, हर तरह से। और आप देखिए इसमें तमाम सारे संदर्भों के विविध रंगी जो जीवन है, लेकिन सब कुछ के बीच में ये कविता भौतिकतावादी कविता है। मनुष्य के सत्ता के बारे में है, मनुष्य के वजूद के बारे में है, कि मनुष्य जो तमाम सारी चीजें करता है, हरकतें जो करता है, जो आप ये देखें कि एक खास चीज ये कि सब कुछ मनुष्य ही करता है। हमारे जीवन में जो कुछ है सब कुछ सामने दिखाई देता है, चोरी भी, राजा भी, जी, तो फकीर भी है सब। तो इस कविता को पढ़ते हुए आपको एक तो संत कवियों की एक खूबी नजर आएगी। जैसे कबीर लिखते हैं, है ना, कबीर जब लिखते हैं, पढ़ पढ़ के पाथर भया लिख लिख भया मीठ, कबीरा जा पर प्रेम की पड़ी नहीं कुछ, ठीक है। तो इस तरह से कबीर लिखते हैं। तो मनुष्य के बारे में लिखते हैं कबीर, जिस तरह से सूफी कवि जिस तरह मनुष्यों के बारे में लिखते हैं, तो वो जो सूफीज्म और संत कविता की छाप है वो भी आपको इस कविता में दिखाई देगी, इनकी कविता में। और यथार्थ तरीके से अब मुझे जैसे आदमी नामा ये कविता नज्म पढ़ते हुए मुझे बनारस के कवि हैं धूमिल, आपने पढ़ा होगा। मेरे लिए आदमी एक जोड़ी जूता के समान है जो मरम्मत के लिए खड़ा है, ठीक है। तो वो इस तरह से लिखते हैं, मनुष्य क्या है, मतलब कविता के बारे में बातचीत करते हुए जब कहते हैं तो मनुष्य के बारे में जोड़ते हैं उससे, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से कई सारे कवि इसमें याद आते हैं हमको। बहरहाल एक और कविता छोटी सी है, उसके साथ जोड़कर फिर हम उधर बढ़ते हैं। वो कविता है रोटी कविता में रोटी पर हमारे समय के बड़े कवि हैं केदारनाथ सिंह ने भी लिखा है। और आप देखें कि उसके बारे में जब वो बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि कैसे कविता किस तरह से चलती है। और मसलन कि हर आन टूट पड़ता है रोटी के फान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक पुस्त खान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द वजन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पर की आती है मुफलिसी। मतलब गरीबी के बारे में चित्रण करते हैं, उससे रोटी को जिस तरह से जोड़कर उन्होंने लिखा है कि बड़ी सुंदर कविताएं हैं ये। जीवन के तमाम सारे मसलन कि जैसे जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। तो ये रोटी के बारे में इस तरह से जीवन व्यवहार के बारे में लिखते हैं। तो एक पक्ष तो ये है उनकी कविताएं का, लेकिन दूसरा पक्ष खास है जो आप बातचीत कर रही थी इस पे, कि आप देखें कि वो जब त्योहारों और तीज त्योहार पर लिखते हैं तो वो आसपास के परिवेश को देखते हैं कि होली मिलकर कैसे लोग मनाते हैं। होली पर जब लिखते हैं तो होली रंगों का त्योहार है। अब वो रंगों के त्योहार पर आप देखें हमारे समय के मान लीजिए रीतिकाल के कवि लिखते हैं, तो रीतिकाल के कवियों के यहाँ एक विशेष शास्त्रीय धमक आपको दिखाई देगी। शास्त्रीय धमक का मतलब उसमें नायिका का रूप भी दिखाई देगा और एक विशेष तरह से होली खेली जा रही है। लेकिन यहाँ जो होली है वो होली देशज रंग की पूरी होली। देशज रंग का मतलब यह हुआ कि जीवन के तमाम सारे रंगों को मिलाकर होली कैसे बन रही है, ठीक है। और मैं सॉरी एक मिनट लूं, जैसे हम लोगों के जो पहले 2 लेक्चर्स थे और हम केंद्रित कर रहे थे कि केवल अष्टनायिका नहीं, लोक नायिका जी, और लोक नायिकाओं में अष्टनायिका का कैसे व्यवहार हम उसमें देख सकते हैं, और भी अलग अलग रंग जो आते हैं उम्र के हिसाब से वगैरह वगैरह। पर ये जो मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इतने फिक्स हो जाते हैं कृष्ण को लेकर
जी एक उनका वातावरण को लेकर, मगर हम जी ये नहीं देख पाते कि कृष्ण जी कृष्ण भूमि की जो ब्रज है ब्रज का जो विस्तार है, उसमें कितनी और खिड़कियां हैं। जी जी तो जी मैं इस चीज को मैं आगे लाना चाहती थी, क्योंकि नजीर जो है वो जमुना के ऊपर भी तैराकी का मेला नहीं का नहीं, बिल्कुल चित्रण करते हैं। नजीर के यहाँ आपको रीतकालीन कविता में जो कृष्ण आते हैं, जो मथुरा पूरा गोकुल की जो संस्कृति आती है, या उस तरह का जो इवन की कृष्ण भक्ति कविता में जो कविता में आती है, यमुना की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, उससे भी ज्यादा नजदीकी के साथ ये चित्रण करते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, और नजदीक पहुंच जाना, और एकदम नजदीक पास पहुंच के। बहरहाल हम लोग होली पर बात करें तो होली की बहारे नाम की कविता है, उससे पहले एक होली नाम की कविता है, वो पढ़ते हैं सामने नजीर की, जो बहुत कोट की जाती है। इस कविता में क्या है, इसकी कुछ पंक्तियों को लेकर हम इसकी व्याख्या करते हैं आपके सामने कि आधमके, इसका शीर्षक ही है होली। आधमके ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, हर आन खुशी की धूम हुई लुत्फ जताया होली ने, हर खातिर को खुर्शंद किया हर दिल को लुभाया होली ने, दफ रंगी नक्श सुनहरी का जिस वक्त बजाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, या स्वांग कहूँ या रंग कहूँ या हुस्न बताऊं होली को, सब अब्रन तन पर झमक रहा और केसर का माथे टीका, हंस देना हर दम नाज भरा दिखलाना सजद शोखी का, हर गाली मित्री कंद भरी हर एक कदम अटकेली का, दिल शाद किया और मोह लिया ये जौबन पाया होली। ठीक है। और कुछ तबले खटके ताल बजे, कुछ ढोलक और मृदंग बजी, कुछ झड़पें बीन रबाबों की, कुछ सारंगी और चंग बजी, कुछ तार तंबूरों के झनके, कुछ घमटी और मुहचंग बजी, कुछ घुंघरू खटके झम झम झम, कुछ गत 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 आहंग बजी। आप देखें कि पूरा संगीत है इसमें, पूरी लय है, और उसमें एक तरफ वो लिख रहे हैं कि होली का रंग आने से किस तरह से जो होली ने हुस्न दिखाया है अपना, होली का एक तरह से मानवीकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि जब हम अभिनय करते हैं नृत्य में, जी, तो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है जी, और ये आपने अब कहा कि ये एक उसका रूप बना रहे हैं। एकदम मान लीजिए होली एक नृत्यांगना है, वो पूरी होली है, वो होली है, और ये बहुत, तो उसको किस तरीके की नायिका हम मानेंगे? तो आप इसको देखिए, ये उस नायिका के फ्रेम में बांधने से अलग एकदम एक मान लीजिए होली, मैं होली हूँ, जी जी, या आप होली हैं एक नायक, हाँ, मैं होली हूँ, तो अगर मैं एक आदमी रूपी होली हूँ, तो मैं कैसी होली हूँ? ये जो आपकी ये जो आप उसको ऐसे कर सकते, आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं नजीर की होली, ठीक है, मतलब परिभाषा आप दें। देखिए क्या है कि होली ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, नजीर की होली विशिष्ट कैसे? नहीं, अब मान लीजिए नजीर की हो या किसकी हो, हाँ, मेरा नाम मैं होली हूँ, मेरा एक नेचर है, मेरी हरकत है ना, मेरी हरकत है, मेरा एक नेचर। ये बहुत मजेदार एक अभिनय का इस मायने में बन सकता है। सुंदर मैं होली हूँ, हाँ। अब ये बताइए कि अगर इसका ट्रीटमेंट करा जाए तो इसको किस तरीके से देखेंगे? इसका ये जो होली, जो लड़की है या लड़का जो खड़ा हुआ है, जो कहता है कि मैं होली हूँ, अब इसमें जैसे पंक्ति आती है, आप देखिए कि या स्वांग कहूँ या रंग कहूँ या हुस्न बताऊं होली को, तो मतलब स्वांग आप जानते हैं नृत्य से जुड़ा हुआ, थिएटर से जुड़ा हुआ स्वांग, रंग सीधे सीधे उससे जुड़ जाता है, हुस्न माने सौंदर्य से जुड़ाव है उसका, और फिर सब अब्रन तन पर झमक रहा, अब्रन माने जो गुलाल है लगा हुआ, अब्र आप जानते हैं, जो चमक है उसकी, वो झमक रहा, झमक मतलब अंग प्रत्यंग चमक रहा है, और केसर का माथे टीका, केसर का माथे पर टीका लगा हुआ है,
ठीक है, मतलब पूरा सुंदर चित्रण है ये। और हंसदेना हरदम नाज का, अब नाज क्या है, नायिका है तो नाज से भरी हुई है। ठीक है, अब हम इसको कैसी नायिका बनाएं? अब आप देखिए आप प्रौढ़ा बनाइएगा, मुग्धा बनाइएगा, इमेजिन करिए। मुझे लगता है मुग्धा तो सबसे बेहतर है इसके लिए। मुग्ध भाव से वो चीजें जिस तरह से व्यक्त कर रही है, ये मतलब उसमें एक चीज ये है ना कि एक ही नायिका नहीं रूढ़ कर सकते, नायिकाओं की आवाजाही कई तरह से हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि अलग अलग जो होली की नायिका है, होली बनकर जो नायिका आ रही है, जी जी जी, वो अलग अलग जो अंतरे आ रहे हैं, इसकी स्थाइयां आ रही हैं। आ धमके ऐश, ये बहुत सुंदर लगा। ये जो पहली 3 शब्द हैं, हाँ। आ धमके ऐश को तरफ क्या जब उसने दिखाया होली ने, ये तो भैया मुग्धा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो धमक कर आई, वो जरा सा ठस्से वाली है। नहीं, वो मतलब मैंने बताया कि कई सेट्स हैं इसमें, मतलब कई सेट्स ले सकते हैं। ये जो पंक्ति में पढ़ रहा था, तो नायिकाओं के एक मेरा जो कहना है कि नायिका के उस बड़े फ्रेमिंग से बाहर निकाल कर भी इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देखिए कि होली के एक रंग है, होली की नायिका है, और उस नायिका में ढेर सारे रंग एक साथ। जैसे होली क्या है, होली किसी एक रंग का त्योहार नहीं होता ना, उसमें सफेद से लेकर गुलाबी रंग से लेकर, और उसमें भी गुलाबी मतलब लाल रंग है तो लाल रंग के कितने सारे शेड्स हैं उसमें। तो मैं आपको आप जो कह रहे हैं वो मुझे एक वाकया याद आता है। एक कथक के बहुत महान गुरु हुआ करते थे, पंडित लच्छू महाराज जी, जिन्होंने प्यार किया जो उतरना क्या, ये सारी उन्होंने कोरियोग्राफी करी। हाँ, जी, पता है। पंडित लच्छू महाराज जी के चचा थे जी। तो उनकी पट शिष्या थी एक पंडिताइन रोहिणी भाटी जी, और उनने आमंत्रित किया महाराज को कि आप जो हैं, एक उनकी बड़ी प्रिय ठुमरी थी, बोल बाट की ठुमरी, सब बन ठन आई श्याम प्यारी रे। तो बहुत लोग करते हैं, अच्छा वासक सज्जा करते हैं, हाँ, सब बन ठन आई। तो लच्छू महाराज जी ने कहा ना, 4 लड़कियों को लूंगा और हरेक की चित्रण अलग हो, और जैसे ही उसका सब बंद है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई सीरियस है, कोई उसकी दासी है, तो कोई घमंडी है, यानी कि जो उसका चित्रण होगा उसी चित्रण के अनुसार वो घूंघट भी वैसे ही पलटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका बॉडी का जो ठस्सा है वैसे ही होगा, उसके जो फेस मसल्स हैं उसका वो होगा। तो मैं ये कह रही हूँ, जो सबसे पहले जो हमने कहा जो ठस्से वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, धमक जो है उसकी, जो धमके आई, हाँ, तो इसका जरा सा आप इसको जरा सा विस्तार करिए। पहली बात जैसे आ धमके ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, तो आ धमके ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, तो इसमें जो ऐशो तरफ आप देखिए जिसे कहते हैं, मतलब वो जो सुर है, हाँ, तो मतलब उसमें होली का जो सुर है, होली की जो धमक है, उसकी जो प्रस्तुति है, उसके बारे में ये है कि उसका जो ऐश आप देखते हैं कि शान जिसे कहा, शान, तो होली के धमक की ऐसी शान है, उसकी ऐसा बर्ताव है, उसका ऐसा तरब है, उसकी ऐसी तासीर है कि वो क्या क्या न हुस्न उसने होली में दिखाया, ठीक है ना। तो अब उसमें हर आन खुशी की धूम हुई, लुत्फ जताया होली में, हर आन मतलब सुनिए, आन, हाँ, जो आन है, तो इसका जो चाल भी चलेगी जी, तो वो ठस्से की, वो आन बान की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। और मतलब उसको वो कौन सी नायिका जो धीरा है जी, धीरा है कि बड़ी प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजिकली अपने आप को रखती है वहां पर, अपने आप को उसमें
ढालती है। और उसी लिए इसमें लिखे धूम हुई लुत्फ जताया होली। लुत्फ आप जानते हैं आनंद से जुड़ा हुआ है कि वो धीरे धीरे किस तरह से हौले हौले प्रवेश कर रही है और उसके धमक के साथ आन और शानो शौकत के साथ जिसे कहते हैं, है ना, शौकत के साथ। और इसीलिए हर खातिर को खुशसंद किया, हर दिल को लुभाया होली। लेकिन खास बात ये है कि वो है तो इस तरह से, लेकिन हर व्यक्ति जो उससे जुड़ा है, जो उसको देख रहा है, उसको आनंद में वो डूब जा रहा है। ठीक है, ये तो वही जो हमारी बनैनी थी, इनकी रहीम की, जो नगर शोभा की है, वो ठस्से से आई, उन्होंने बाट तोला मोला, और जो उनके ग्राहक थे उनके पास आए और उन्होंने ऐसा अपना तराजू मतलब उनको काटने के लिए टेढ़ा करा और तिरछी नजर से भी देखा, और वो अपने आप को अपनी चोरी भी करवाते रहे। मतलब लुट जा रहे हैं उनके हाथ से और उस लुटने का आनंद भी ले रहे हैं, है ना। तो ये वो मतलब समांतर, एक तरीके से समांतर हमको मिलता है। इसीलिए ध्यान दीजिए इसमें शब्द आता दिल, हर दिल को लुभाया होली ने। तो जो होली ये नायिका है, ये हर दिल को लुभा रही है। मान इसकी बनत जो है बड़ी लोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष है, वो बहुत ही खुश मिजाज है, आन बान शान के आ रही है, लेकिन इसके अलावा हर दिल तक वो पहुंच जा रही है। ठीक है, तो ये एक खास बात है। किसी दफरंगी नक्श सुनहरी का जिस वक्त बजाया होली ने। इसीलिए आप देखें कि जब सुनहरे रंगों के साथ जब ये होली ने अपनी धमक पैदा की, तो जब ये तान बजा होली का, दूर दूर तक उसका फैलाव हो गया, उसकी ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दी। और इसीलिए जब कभी लिखता है कि बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने। आप ध्यान कि बाजार गली और कूचों में, अब आप तो कूचों के बारे में आप जानती हैं अर्थ उसका, आप गली जानती हैं, हम बनारस में गलियों के शहर में रहते हैं। ठीक है, और बाजार जहाँ पर बहुत सारे चीजें बिक रही हैं। तो तीनों का मतलब ये तीनों परिक्षेत्र लिया है, गलियां ली हैं, कूचा लिया है और गली बाजार लिया है। तीनों में उसकी गुलशोर मचाया होली। ये बड़ी एक नृत्यांगना के लिए बड़ा चैलेंजिंग इसलिए है। ये जो लास्ट लाइन है, कूचे गलियां और बाजार, इसका मतलब है कि अगर सिर्फ इस नायिका को हम डेवलप करें, सिर्फ ये 4 लाइनें लिए, 5 लाइनें लिए, तो चैलेंजिंग ये हो जाता है प्रभाकर जी कि उसका व्यक्तित्व जो है, ऊंचा गली जो है वो इतनी संकीर्ण है, तो उसका जो वातावरण में जब वो घुसती है गलियों में, तो उस स्पेस को कैसे दिखाएगा आदमी, है ना। उस स्पेस को, उस वातावरण को जो मैडम होली घुसती हैं ठस्से से, सुनहरे से घुसती हैं, तो गली में उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर एक तो वो अपने आप को कैसे, क्योंकि आप जब बड़े मंच में नाचते हैं, जैसे मेला ग्राउंड है, आप अलग तरीके से नाचते हैं जी। आप एक ड्राइंग रूम में नाचते हैं, मतलब अपना नृत्य करते हैं, तो आपकी पूरा हर तरीके से आप अपने आप को बदल देते हैं जी। तो गली में अगर होली खेली जा रही है और वो जो भगदौड़ मच रही है, जैसे बाजार है, तो बाजार में मतलब दिखावे की संस्कृति है वहाँ, तो चमक फैलाव है, बहुत विस्तार है, तो चमक के साथ, पूरे अब्र के साथ, है ना, वो दिख रहा है। और गली में जो बताया कि भगदड़ के साथ, रगड़ घिस के साथ वो गली में होली खेली जा रही है। और तीसरा कूचा जो है, तो कूचे में हाँ एक मिठास है, और उसके साथ साथ होली की आप कह सकते हैं डेंसिटी, जिससे गहराई के साथ इस कूचे में खेली जा रही है। तो मैं इसको अगर मुझे अभिनय करना है, तो इसमें जो मुझे गुंजाइश दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है कि जब होली घुसती हैं गली में, तो वो खुद दर्शक हो जाती हैं, और जो होली खेल रहे हैं
उनको जी। मतलब जो होली वो एक व्यक्तिगत एक वो ठहराव करती है, अब वो देखती है गली में, तो मुझे याद आती है लठमार होली की, जी जो बिल्कुल, बरसाना और बरसाने में होती है। जी बरसाना और नंदगांव में जो होती है, जी तो वो तो लाठियां जब वो ब्रज से गोप आते हैं, मतलब राधा रानी के यहाँ से नंदगांव आते हैं, मान लीजिए जो गोप वो उनके, जी सॉरी, या नंदगांव से इधर बरसाना आते हैं गोप, तो वो हिल है और उनको वो छोटी छोटी गलियों में से वो वो निकलना जी पड़ता है, और जी। जो औरतें होती हैं ऐसे लाठी उनके ऊपर हाँ, मारती है। लगातार प्रहार करती हैं। अच्छा, मगर जब वो मंदिर में आ जाती जी राधा रानी के मंदिर में, तो वो आंगन है, तो एक तरीके का कूचा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो फिर भांग भी पी जा रही है, उसमें एक आपसदारी की मजाक भी होती जा रही है, जी एक तरफ झिड़े नाच रहे होते हैं, जी। एक तरफ संगीत और तरीके का थोड़ा होता सा है। आप उसको कहें कि होली का शास्त्रीय रंग वहां दिखने लगता है। जी हाँ, और फिर जब वो जाते हैं वापस, तो वो विस्तार हो जाते हैं, क्योंकि वो तर तर गए हैं, मतलब उस बिल्कुल रंग में राधा रानी के और कृष्ण के उसमें तर गए हैं। तो जब वो बाजार में जाते हैं, तब वो एक तरीके से दिखा तो नहीं, आप कैसे उसको कहेंगे, उस रस आपने को। उसमें जब जाते हैं तो उस रस में वो पूरी तरह से सराबोर रहते हैं, उसे कह सकते हैं, जी, और सराबोर होके उसमें उन्मुक्त उन्मुक्त भाव से, जैसे कहते हैं ना, कोई उन्मुक्तता के साथ वो पूरे चमक और धमक के साथ वहां पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, उस तरह से एक प्रस्तुति। लेकिन आगे की जो पंक्तियां हो आपको सहायता देंगी कि जैसे जब वो लिखते हैं, अब यहाँ हस्तक्षेप है कवि का, कि या स्वांग कहूँ या रंग कहूँ या हुस्न बताऊं होली को, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको कि ये नृत्य से, नाट्य से, रंग से, बेशक रंग सबसे जुड़ा हुआ है। और सब अब्रन तन पर झमक रहा और केसर माथे टीका। अब ये इतना खूबसूरत पंक्ति है कि सब अब्रन तन पर झमक रहा और केसर का माथे टीका, हंस देना हरदम नाज भरा दिखलाना सज धज शोखी का, हर गाली मिस्री कंद भरी हर एक कदम अटकेली का। अब यह एक खूबसूरत कितनी पंक्तियां कि हर गाली मिस्री कंद भरी, मिस्री मतलब गाली जो होली में दी जाती है, वो इतनी खूबसूरत गाली होती है कि जैसे मिस्री की डली की तरह आ रही है, और गिलौरी हो। कंद भरी, आप जानते हैं कि कंद मूल जिसे कहते हैं, कंद माने शकरकंद भी कहा जाता है, तो वो उसके साथ की कंद भरी। अब यहाँ एक तो मिस्री का नाम लिया है, कंद का नाम लिया है, कदम हाँ, यानी महकना। जी, दोनों संदर्भ, एक तो कंद भरी कदम और दूसरा कदम, मतलब दोनों चीजें हैं कि वो कदम का पेड़ का जो फूल होता है उसका भी हो सकता है, जी, बड़ा खुशबूदार और टेनिस बॉल की तरह वो एक उसका फल होता है। यहाँ जो संदर्भ है, यहाँ असल में लोक को लाना चाहते हैं। अच्छा, कौन? नजीर। तो नजीर आप जानते हैं कि लोक में कंद का बहुत महत्व होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो मिस्री का सब प्रयोग करते हैं। आप देखिए, मिस्री का प्रयोग करते हैं, कंद का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हर एक कदम अटखेली करना। तो मेरा ये कहने का मतलब, ये बहुत बढ़िया एक तरीके की चीज हो जाती है, क्योंकि मेरे गुरु बिरजू महाराज जी ने अंगलीला करके एक उन्होंने नृत्य संरचना करी थी, और ये मुझे जैसे ये आया कंद, यानी कि जो शरीर का जो निचला हिस्सा है, यानी कि हमारे कदम, और जो भीड़ का एहसास है, जो कदम ऐसे ऐसे चलते जा रहे, जी जी जी, है ना। तो जो कथक में क्योंकि हम लोगों के इतने लेग मूवमेंट्स होते हैं, तो ये जो है, ये सिर्फ तो होली का जो रंग है और उसका जो भीड़ का है, जरूरी नहीं है कि हम पूरा शरीर को दिखाएं। सही बात, सही बात। सिर्फ मूवमेंट ऑफ द फीट देखें, और इसीलिए हर एक कदम अटखेली का, ये वाक़ा। तो अटखेली करना आप जानते हैं कि उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़, हाँ, उस तरह से सारी चीजें आती हैं, बहुत खूबसूरत है ये।
और फिर नीचे एक जो शब्द आया, मतलब वाक्य आया कि दिलशाद किया और मोह लिया, जीवन पाया, ये जीवन पाया होली ने। कि ऐसा अपने इस तरह रूबरू हुई वह कि ऐसा सबके दिल पर इस तरह छा गई कि मोह लिया सबको उसने, है ना। तो मोह लिया और ऐसा जीवन पाया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जीवन शब्द यहाँ आता है जो कि ये जीवन सबको नसीब नहीं होता, ये होली को नसीब हो रहा है, क्योंकि होली में ऐसा मादा है, होली का रंग ऐसा है कि वो सबको अपने अंदर समो लेता है। वो सबके जो किसी भी तरह से दुखी मन है, जो लोक का मन है, शास्त्र का मन है, छोटा बड़ा, किसी में कोई भेद वो नहीं करता, इसीलिए रंग भेद मिटा देता है ना। तो होली का जो ये रूप है, तो ये ताज होली को ही जाता है कि होली में सारी चीजें सब मिट जाती हैं। आप देखते हैं हम लोग में कहते हैं कि होली होता है, होली में सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। तो और होली में तमाम सारे लोग अबोला जिनका बहुत दिल का रहता है वो भी बोल देते हैं होली है ना। तो होली क्या है? होली असल में दिलों को मिलाने का त्योहार है। होली असल में आपके जीवन में जो रंगहीनता है उसको रंग से भर देने का त्योहार है, और होली अव्यक्त को व्यक्त करने का त्योहार है ना। उसी को, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि इसमें फिर संगीत का प्रयोग जब करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब आप उस मुकाम पे हम पहुंच गए जहाँ पर विलीनता है, जब बाजार पे हमको व्यक्त आती है, जो आप कह रहे थे सराबोर होकर। अब हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं जो हमारा खुद का होली का शरीर है, वो उसमें तन्मयता से भर जाता है, और जो तन्मयता है उसको फिर नजीर किस तरीके से उसमें संगीत के साथ रूपायित होते हैं। तो उसको फिर देखें कि कुछ तबले खटके ताल बजे, कुछ ढोलक और मृदंग बजे, और कुछ झड़पें बीन रबाबों की, कुछ सारंगी और चक बजी, और कुछ तार तमूरों के झनके, कुछ ढुमडी और मुहचंग बजी, ढमडी और मुहचंग बजी, कुछ घुंघरू खटके झम झम झम, कुछ आहंग बजी। मतलब संगीत के सारे अवयव यहाँ पे आ गए, टूल्स सारे अवयव। मतलब एक ध्यान के तबले का प्रयोग किया उन्होंने, ढोलक का प्रयोग किया, मृदंग का प्रयोग किया उन्होंने, बीन का प्रयोग किया, और रबाब का प्रयोग किया, सारंगी का प्रयोग किया, चंग का प्रयोग किया, तानपुरे का प्रयोग किया, हाँ ढमडी का प्रयोग किया, और मुहचंग का प्रयोग किया, और घुंघरू का प्रयोग किया, और इस तरह से आहंग बजी, अंग अंग पे वो पूरी तरह कैसे बजती है। तो ये बड़ा सुंदर है, मतलब आप इसको देखें कि संगीत से पूरी तरह सारा बोर है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको प्रभाकर जी कोई ऐसे शब्द इसमें से उठाना है, क्योंकि ये तो एक स्टोरी की तरह से नज़म आ गई है ना। जी। जैसे आपने कहा कि नज़ीर जो है नज़्म के बादशाह हैं जी, क्या नज़्म उनने आज सुनाई हमको, है ना। जी। मतलब 1800, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, हाँ, यानी कि 400-500 साल में भी ऐसी जिंदा दिली जी आज भी हमको इतना विभोर कर रही है, मतलब पूरा चित्र सामने आ जा रहा है हमारे साथ। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी तो भी, क्योंकि ये इतना सुंदर एक पूरा एक कहानी का एक दृश्य हमारे सामने रख दिया नज़ीर ने जी, अगर तो भी मैं इसमें से अगर एक शब्द या कुछ शब्दों का विस्तार करना चाहूँ जी। इसमें मुझे जो लगता है कि जैसे आप शुरुआत जब करती हैं तो शुरुआत यहाँ से करें तो ज़्यादा बेहतर आप उसको कन्वे कर पाएंगी कि बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, यहाँ से शुरू करें। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ से देखूं, जब उसने दिखाया होली, जो सबसे पहली जो अच्छी बात, जो सबसे पहली जो मतलब आज हमके ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया, जब हुस्न ये वाली तो बल्कि ये इसका एक पदबंध आप ले सकते हैं कि जब हुस्न दिखाया होली ने, तो बस इतना
जी इतना हाँ। एक पदबंध लेके फिर बात शुरू कर सकते। अच्छा, अब मैं ये सो कह रही हूँ, अब जी इसमें भी हुस्न दिखाया, जी जी इसको अलग से मैं अगर उठाऊं, हाँ, जी जी होली तो है ही, वो मतलब जो पर्सनालिटी है वो जी एक इवेंट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जी वो इवेंट, पर वो जो हुस्न दिखाया, जी हाँ, कि वो होली कैसे बनी, जी अभी तक हमको ये वो कैसे बनकर आ गई, ये जी तो नजीर ने बताया, पर बिल्कुल एक डांसर को अब अपनी कविता लिखनी है बिल्कुल कि वो होली कैसे बनी, जी तो जी उसके ऊपर आप कैसे बनी, तो किस तरीके से वो होली जो इतने रंगों वाली है, जी क्या हम इंद्रधनुष को दिखाएं? उसमें इंद्रधनुष दिखा सकते हैं। दूसरे एक चीज ये है कि देखिए रंगों का, जैसे आपको ध्यान होगा फिल्मों में बहुत सारे इस तरह की चीजें प्रस्तुत हुई हैं। एक क्या कहते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का वेश धारण करके होली खेली गई है फिल्मों में। एक मतलब एक ही व्यक्ति है जो एक तरफ स्त्री भी है पुरुष भी है, जो अर्धनारीश्वर की तरह, अर्धनारीश्वर की छवि के साथ प्रस्तुत होती है। इसके हाँ, अलावा बहुत सारे संदर्भ आते हैं। यहाँ मेरा ये कहना है कि वो पहनावे के माध्यम से, रंग के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और वो सारी छवि वो नायिका के ऊपर फोकस हो। नायिका के ऊपर फोकस होने का मतलब साज बजाने वाले साथ में हो, वो जो रंग अलग अलग यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर हम शुरू करें सबसे पहले होली का जो रंग दिखाया होली में, मतलब हुस्न दिखाया होली में, वो जो हुस्न अगर मतलब जब पूरा वो करके वो आ गई, मगर अगर हम फिर शब्द खोलना शुरू करा, पूरा कर दिया, अब हमको यहाँ से हमको संचारी शुरू करनी है जी। हमने पूरा ड्रामा प्रस्तुत कर दिया जी। अब हमको बैठकर हुस्न दिखाया होगी जी, मतलब पूरा लास्ट में हमको यहाँ से एक्चुअली हमारा खुद का टैलेंट ऑफ राइटिंग द पोइट्री स्टार्ट्स जी जी, जब हमने पूरी की पूरी नजीर की कर ली जी। अब सबसे पहले जो इमेज मेरे सामने आई वो एक रेनबो की आई, एक इंद्रधनुष की आई। अच्छी बात जी। हाँ, और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जैसे कि पानी में जब रोशनी पड़ती है सूरज की जी, बहुत सारे तरीके की हरकतें होती हैं जी, झिलमिलाती हुई, और छाया भी होती है, वो भी होती है, और वो ढूंढते हैं कि ये क्या होली है जी। पर इसके पार और किस तरीके से हम और दिखा सकते हैं कि उसने दिखाया होली है। दो तो इमेजेस हमने बना ली। एक इमेज जो बनता है कि जैसे आप देखें कि एक कविता अभी मैं पढ़ रहा था कि द्रौपदी नाम का एक काव्य है, हमारे भोजपुरी के बड़े कवि हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर मिश्र, ठीक है। तो वो जो शासन साड़ी खींचने की स्थिति में है, कौरव जो सभा बैठी हुई है और वो सबकी तरफ देखती है, द्रौपदी उस कविता में जो आता है वो सबकी तरफ देखती है, उसके बाद वो पुकारती है कृष्ण, और कृष्ण को, अरे बहुत मार्मिक कविता है उसमें, कृष्ण को जब पुकारती है तो पुकारते समय वो कहती है कि अगर नहीं आओगे तुमसे मैं राखी नहीं बंधवाऊंगी मैं मतलब राखी नहीं बांधूंगी तुमसे, और क्या क्या नहीं करूंगी, मतलब बहुत सारी शिकायतें करती। उसके बाद कान पे आवाज पड़ती है तो वो भागते हैं कृष्ण, और कृष्ण जब चलते हैं तो उसमें आता है कि द्रौपदी को चूंकि वो चाहिए, वस्त्र चाहिए, साड़ी बड़ी करनी है उनको, तो वो वहां पर साड़ियों का जो रंग दिखाया है कवि ने कि आगे आगे कृष्ण जब चल रहे हैं तो उसमें दिखाया कि आप देखें कि इतना तेज जो वो पीछे उनका गरुड़ है उड़ रहा है, तो उसके पंख आगे की तरफ इस तरह से, मतलब इतनी तेज गति से आगे चल रहे हैं, पीछे की तरफ से वो उनकी सवारी उड़ते हुए चल रही है इस तरह से।
और दूसरे साड़ियों के रंग में साड़ियां एक रंग धानी धोनी क्या कहते हैं रंग से भरी हुई कितने शेड्स की साड़ियां उसमें आ रही हैं और वो साड़ी बनकर इकट्ठा होकर द्रौपदी के अंग में लिपटती जा रही हैं और दुशासन उसको खींच रहा है, खींचते खींचते थक जा रहा है। तो वो रंगीन साड़ियों का पूरा जमावड़ा वहां प्रस्तुत करता है। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। तो आपको जैसे एक सेट चाहिए, मैं बताया कि जैसे मान लीजिए जब आप नृत्य में किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें साड़ियों के सेट्स बड़े सुंदर दिखाई दे। अरे वाह वाह वाह, नहीं ये जो पूरा आपने दिखाया कि वो जो मतलब वो जो कृष्ण साड़ी वो दे रहे हैं, मतलब होली में तो एक तरीके से वो भी तो मेटाफर है। बिल्कुल मेटाफर। तो मतलब वो भी होली का भी तो मेटाफर है कि हम नंगे होकर फिर भी हम वस्त्र के साथ आ जाते हैं। बिल्कुल। और आप देखें तो उसमें इतना सुंदर चित्रण है कि कितनी तरह की रंगों की साड़ियों का चित्रण किया है वहाँ। और चूंकि नृत्य जब वो होता है, जब दृश्य मंच का होता है, तो मंच के पीछे साड़ियों के सेट्स के साथ जब चीजें प्रस्तुत होती है, नहीं आपको जरूरत नहीं है, आप खुद अपने नृत्य से ही दिखाइए। हाँ, दिखा सकते हैं। बेस्ट इज दैट आप एकल नृत्य, सबसे ज्यादा तो ये है कि मतलब मेरे दिमाग में आया कि इसको ऐसे किया जाए। जी बहुत। तो आज की बात हम यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, अगली बार हम एक सेट लेते हैं दिवाली का। जी, दिवाली पे अगर इसी की कंटिन्यूटी में ये जो द्रौपदी का है, उसके बीच में एक विराम करके नज़ीर को, और ये वाली जो कविता आपने तो उसको अगली बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका व्याख्या करता हूँ, ठीक है? और उसमें उस कविता का टेक्स्ट में भेजता हूँ आपको, आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आशा है कि हमारे और भी आप भाग देखते रहेंगे, और जो यात्रा हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा है हमारी कि कथक की जो एक क्राइसिस हो गई है जो अभिनय में, उस क्राइसिस को हम एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। और प्रभाकर जी को हमारा थैंक यू। मैं अगली बार उस कविता के साथ रहूंगा आपके पास, ठीक? नमस्ते। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करिए, और इस तरीके से हम आपको पूरी यात्रा करते जाएंगे, करवाते जाएंगे कि कविता वैसे हम नृत्यांगनाएं और नृत्यकार कम ही पढ़ते हैं, और वाकिफ करना चाहूँगी कि आप इस यात्रा में खुश रहेंगे और आपकी खुद की कला में चार चांद लगेंगे। आज के लिए बस, नमस्कार।